नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस 13 सेटों पे काम कर चुके हैं और एक एक करके हम उन्हें एसएससी जीडी के जितने भी पहले पेपर हो चुके हैं उन पे सभी पे काम किया है। और आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का 14वां सेट, जिसमें हम आज फिर से मैथ के 25 क्वेश्चन करेंगे और हमारे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस पे काम करेंगे और देखेंगे आप 25 में से कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं और देखते जाएंगे। साथ ही साथ इन 25 क्वेश्चंस के साथ आप अपने मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आउट ऑफ 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कोशिश करिए कि 20 में से 20 क्वेश्चंस को सही करने के, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ये जो प्रीवियस ईयर अभी तक हम लोग कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे आने वाले जो 20 क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं से रिलेट होते रहेंगे। तो लगातार कोशिश करते रहिए। जैसे कि आज मैंने बताया आपको कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो लोग लगातार लगे रहेंगे उनका सिलेक्शन जरूर होगा और अभी होगा और इसी बार होगा। तो इस वजह से लगे रहिए। बस वो लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो देखिएगा आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है। देखिए पहला ही क्वेश्चन आज का बहुत जबरदस्त दे रखा है। कह रहा 1727 रुपए की एक धनराशि को 3 भागों ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि उन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3, 4 और 5 वर्षों के मिश्रधन बराबर है। यहाँ पे बराबर कह रहा है, अमाउंट बराबर है। तो देखिए ब्याज के जो वर्ष दे रखे हैं वो 3, 4 और 5। ऐसे सवालों को करने का एक बहुत प्रॉपर तरीका होता है और ब्याज की दर सबके लिए जो लग रही है वो 5%, 5% और 5% लग रही है। और बात अमाउंट बराबर की कह रहे हैं, ना कि ब्याज बराबर की। तो यहां से इनको जो ब्याज मिल रहा है वो 15, यहां से 20 और यहां से जो मिल रहा है वो 25। एक काम करते हैं कि यहां से क्या करिए, इनमें 100 जोड़ लीजिए। सभी में 100 जोड़ लेंगे तो ये अमाउंट बन जाएंगे। और अगर यहां से कुछ कट रहा तो काट लीजिए। इसको 5 से काट लिया 23, इसको काटा 24 और इसको काटा 25। ये हो गया 23, 24, 25। तो जैसे ही आप यहां से इनका एल्शियम लेकर इनको पलट देंगे तो वो मूलधन के रेशियो हो जाएंगे P1, P2 और P3। तो सबसे पहले हमारा काम है P1, P2 और P3 वो मूलधन के रेशियोज बनाने के लिए। तो एक काम करिए, आप इन तीनों का जैसे ही एल्शियम लेंगे तो 23, 24, 25 का एल्शियम हमने ले लिया 23, 24 और 25 मल्टीप्लाई में। तो एक काम करते हैं कि 23 से 23 खत्म, तो ये 24 इंटू 25 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 600। और P2 अगर 24 है तो 24 नहीं हो तो 25 इंटू 23 करेंगे तो 25, 25, 625, ये 575 हो जाएगा। और ये यहाँ पे अगर 25 हो गया तो 23 इंटू 24 होगा, जिसको हम लिख लेंगे 24, 72, हाथ से लेगा 7, 24 दूनी 48 और 7 55, 552। ये इनके मूलधन के रेशियो हो गए। तो अगर आप बेटा यहाँ से मूलधन देखेंगे टोटल कितना हो रहा है, तो 5 2 7 और 7 5 12, हाथ से लगा 1 और 1 6 5 11 6 1727। यहाँ से 1727 और सवाल से भी 1727 दे रखा है। तो एक यूनिट का वैल्यू जब आप देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा कि 1 रुपए। एक यूनिट का 1 रुपए, तो 600 यूनिट का पूछ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 600 रुपए। तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट जो आपसे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको ध्यान रखिए। क्या दे रखा है आपको, अमाउंट। तो पहले ये ब्याज और ये ब्याज। अमाउंट बनाने के लिए क्या किया, 100 जोड़ लिया। 100 जोड़ लिया तो ये बने अमाउंट। अभी ये अमाउंट बने हैं, हमें बनाने हैं मूलधन। जब तक आप मूलधन के रेशियोज नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इन रेशियोज को पलटना है। पलटेंगे कैसे, अगर ये रेशियोज मूलधन के हैं और इनको ब्याज के रेशियो बनाने, तो क्या करेंगे, एल्शियम लेके इनको पलट लिया। ये सॉरी, ब्याज के नहीं मूलधन के रेशियोज बन गए और उनको जो पैसा दे रखा है उसमें टोटल बांट दिया। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, आराम से बनाइए। इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन आएगा तो लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है जिन्होंने अच्छे से नहीं किया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा सुंदरलाल ने अपनी 1,62,000 रुपए की बचत अपनी पत्नी, 3 बेटों और एक बेटी में इस प्रकार बांटी कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में दोगुनी राशि, जो पत्नी को मिली है वो बेटी की तुलना में दोगुनी राशि मिली है। और कह रहा है कि बेटी को उनके बेटे की हिस्से की आई धनराशि की दोगुनी राशि मिली है, तो उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली है ये देखना है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले देख लीजिए कि किसको कितनी धनराशि मिली है। उनकी पत्नी को बेटी की दुगनी, वाइफ को बेटी की दुगनी मिली। तो अगर बेटी को 1 मिली होगी तो वाइफ को 2 रुपए मिला होगा, ऐसे करके। और अगली लाइन में उनकी बेटी को उनके बेटे के हिस्से से दोगुनी, बेटी को बेटे के हिस्से की दोगुनी मिली है। बेटी को बेटे के हिस्से की दोगुनी मिली है। ये यहाँ से रेशियो बनाया तो 4, 2 और 1 का। वाइफ को जो मिला है वो बेटी का डबल और बेटी को जो मिला है वो बेटे का डबल। ये डायरेक्ट रेशियो बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको बना के बताया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। टोटल पैसा था 1,62,000 रुपए, 1,62,000 रुपए। बच्चे कितने कितने थे, अपनी पत्नी, 3 बेटों और एक बेटी।
3 बेटे हैं और 1 बेटी। तो यहाँ से जैसे ही देखेंगे तो 4 2 6 3 9, 9 का वैल्यू 1,62,000 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 18 नमी 162, 18,000 रुपए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली। तो 2 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो उनकी जो बेटी को धनराशि मिली वो मिली आपकी 36,000। तो जो बेटी को धनराशि मिली वो है आपकी 36,000। तो इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो हो गया सेकंड ऑप्शन। इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर सही है वो सेकंड ऑप्शन। आराम से करते चलिए और लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल करे। चले, जो मेहनत करेंगे वही गिरेंगे, वही उठेंगे। जो लोग चले ही नहीं, वो मेहनत ही नहीं की, उन्होंने क्या मतलब कुछ किया ही नहीं, तो उनको क्या मिलने वाला है? ना वो पास होंगे ना वो फेल होंगे। तो जो लोग कर रहे हैं उनको ही दोनों चीजें मिलने वाली हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो पास होंगे ही होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिएगा। कह रहा है 19 संख्याओं का औसत 24 है। 19 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 24। और पहली 8 संख्याओं का औसत और अंतिम 8 संख्याओं का औसत दे रखा है। कह रहा है यदि 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं को। ये बहुत बढ़िया सवाल। तो 19 संख्याओं का जो एवरेज पता है वो कितना पता है? 19 संख्याओं का एवरेज जो पता है वो पता है आपको 24। ठीक है। ये कह रहा है पहली 12 संख्याओं को और पहली 12 संख्याओं का एवरेज पता है। पहली 12 संख्याओं का जो एवरेज पता है वो पता है आपको 26 पॉइंट। पहली 8 संख्याओं का पता है, चलो ठीक है इधर कर लेते हैं। 8 संख्याओं का पता है 26.5 ये। और 12 संख्याओं का जो औसत पता है वो 21.5। अब आपसे ये बताया जा रहा है कि यदि इसमें से 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे एक संख्या पे जो एवरेज कम हो रहा है वो कम हो रहा है आपका जैसे ही आपने घटाया तो 2.5। एक पे 2.5 कम हो रहा है तो 12 पे कितना कम होगा? 12 इंटू 2.5। यहाँ पे एक संख्या पे 2.5 ज्यादा है तो 8 पे कितना होगा? 2.5 इंटू 8। तो पक्की बात है अगर आप यहां से देखेंगे इसको तो 2.5 कॉमन मिल गया, माइनस का 4, तो ये माइनस का 10 आ गया। ये हो गया आपका माइनस का 10। माइनस का 10 हो रहा है तो आपको यहां से एक चीज पता चल रही है कि वो जो संख्या आप निकालेंगे वो बाकी संख्याओं से जो होगी वो 10 कम होगी। अगर 10 कम होगी तो बची हुई 23 संख्याओं पे वो क्या इफेक्ट डालेगी, सॉरी 18 संख्याओं पे क्या इफेक्ट डालेगी वो देख लीजिए। 23 संख्याएं, टोटल 19 संख्याएं थी, अगर एक संख्या निकाल देंगे तो क्या इफेक्ट डालेगी। तो जैसे ही आपने देखा तो ये आपका हो जाएगा 2 9 18 और 2 पंचे 10। और देखेंगे तो माइनस का कितना हो गया? 45.5 और 0.5 कर लीजिए, 0.55 कर लीजिए। तो जो इसका आंसर आएगा वो 24.5। क्योंकि वो अगर कम वाला निकलेगा तो जो औसत होगा वो पूरे ग्रुप का औसत बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ जाएगा तो जो इसका औसत आएगा वो 24.6। एक बार फिर से समझेंगे, कि क्वेश्चन में किया क्या गया। आपको पता था 19 संख्याओं का औसत 24 पता था। पहली 12 संख्याओं के एवरेज के बारे में ये बताया गया कि 21.5 था और आखिरी 8 संख्याओं का औसत पता था 26.5। या ये कह दीजिए कि पहली 8 संख्याओं का 26.5 था और अंतिम 12 संख्याओं का 21.5 था। यहां से आपने डेविएशन देखा, एक संख्या पे एक संख्या पे 2.5 कम हो रहा है तो 12 पे कितना कम होगा? 12 इंटू 2.5। और यहां से देख रहे हैं एक पे 2.5 ज्यादा तो 8 पे कितना ज्यादा होगा वो देख लीजिए। ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो 10 कम है 18। अब 10 कम हो रहा है तो मतलब आपको ये पता चल गया वो संख्या 10 कम है। वो संख्या 10, उस संख्या का एवरेज बाकी लोगों से 10 कम है। तो जब वो जाएगी संख्या, जब वो संख्या निकाली जाएगी ग्रुप से तो जो बचे हुए लोग हैं तो उनका एवरेज बढ़ जाएगा। तो बचे हुए लोग कितने? 18 लोग बचे, 10 उनका संख्या कम है तो सब पे जो एवरेज बढ़ेगा वो 5/9 बढ़ेगा। 5/9 का मतलब 0.55, 0.55 बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ के 24 से बढ़ के 24.55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24.55। ऐसा कोई औसत अगर आपको देखने को मिल रहा है तो 24.6। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 24.6। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल था, इन तीन सवाल में पहला सवाल और तीसरा सवाल ये दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है एक निर्माता ने एक वस्तु पर 1400 रुपए का मूल्य अंकित किया और एक खुदरा विक्रेता को 25% छूट पर इसे बेचा, जिसने इसे बेचकर 12% लाभ कमाया। तो खुदरा विक्रेता ने इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा? देखिए बहुत बढ़िया सवाल, अच्छे से पढ़ के बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। कह रहा है निर्माता ने एक वस्तु का 1400 रुपए मूल्य अंकित किया और खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पे बेचा। तो 1400 रुपए वाली चीज को 25% पे बेचा तो उसने 75% में बेच दिया। तो 75% में बेचने का मतलब उसने कितने का बेच दिया भाई? 14 पंचे 70, हाथ से लगा 7, 14 पंचे 70, हाथ से लगा 7, 14 सत्ते हो गया आपका 98, 98 और 7 10, 50।
इसने इसे क्या किया, इतने डिस्काउंट के बाद 10.50 पे बेच दिया। 10.50 पे इसने बेचने के बाद 12% का लाभ कमाया। 12% का लाभ जब कमाया है इसने, जिसने इसे बेचकर 12%, तो खुदरा विक्रेता ने इसे किस मूल्य पर बेचा, ये बताना है कि किस मूल्य पर बेचा है। ये इसको 25% की छूट पर इसे बेचा, 1400 की मूल्य अंकित किया, और एक खुदरा विक्रेता को इसने 25% की छूट पर बेचा, जिसने इसे 12% लाभ पर, जिसने इस पर 12%, तो खुदरा विक्रेता। अब इस पे 12% का लाभ इसने कमाया, 12% का लाभ कमाया, तो 12% उठा के जोड़ दीजिए या ये कर लीजिए। जैसे ही आपने किया तो ये 2 से 2 खत्म, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 21, और जैसे ही इससे काटा तो ये कितना हो गया 56। जैसे ही आपने देखा यहाँ से यूनिट डिजिट 6 1 में ही आ रहा है, बाकी आप हल करके देख सकते हैं। 21 छक्का 126 बचा 12, 21 पंचे 105, और 12 कितना हो गया 117, तो भी कितना आ गया 1176 रुपए। बट आपने पहले ही देख लिया था कि इसका आंसर जो आएगा उसका इकाई का अंक 6 आएगा, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। बहुत आसान सवाल, फिर से समझिएगा। इसने 1400 रुपए का खरीदा, 1400 रुपए खरीद के 25% डिस्काउंट पे 1050 का बेच दिया। अब 1050 का इसे बेचा, जिसने इसे बेचकर 12% लाभ अर्जित किया। अब खुदरा विक्रेता ने इसको बेचा 1050 पे 12% प्रॉफिट पे, तो उसने इसे कितने का बेचा ये पूछा गया है। तो 1050 पे 12% का प्रॉफिट पे उसने इसे कितने का बेच दिया, 1176 रुपए का। इसने जो खुदरा विक्रेता ने खरीदा है वो 1050 का खरीदा है, और 1050 से 12% लाभ पे उसने बेचा 1176 का। तो एक्चुअल जिसने जो बेचा है वो किस रेट में बेचा है, 1176। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की विमाओं वाले कमरे की 4 दीवारों पर 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराने का खर्चा। देखिए कमरे की 4 दीवारों की बात कीजिए तो कमरे की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार का परिमाप मतलब 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच, ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो इससे जब आप निकालेंगे तो ये हो गया 12 प्लस 15 इंटू एच दे रखा है 20। तो जैसे ही आपने किया तो ये 12 15 27, 27 इंटू 40, इस एरिया पे आपको काम कराना है। तो ये हो गया 1080, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा दे रखा है 2। तो जैसे ही आप करेंगे तो 0 2 8 16 और 2 एकम 2, 2160 रुपए इसका खर्चा आ जाएगा। तो जिसका सही आंसर हुआ वो हो गया फोर्थ ऑप्शन, कि इस सवाल का जो सही आंसर हो रहा है वो 2160 रुपए। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि करना क्या है, कि आपने क्या किया, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, वो कितना आया 1080, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा अगर 2 रुपए है तो 1080 वर्ग मीटर का जो खर्चा होगा वो कितना होगा बेटा, 2160 रुपए। बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 रुपए पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से खर्चा कितना लगेगा वो देख लीजिएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहा है स्थान ए से स्थान बी तक के ट्रेन और बस के किरायों का अनुपात 3:5 है। यदि ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है और बस का किराया 10% बढ़ जाता है तो इनके नए किराए। तो यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जिसकी वजह से मिस्टेक क्या है, इन्होंने शायद टाइप करना ही भूल गए, तो इसके ऑप्शंस ही नहीं दिए। तो 3:5 दे रखा है, तो आप आंसर मेंशन करिएगा इसका क्या है, 3:5। तो ये हो गया 300 और ये हो गया 500। 300 पे ट्रेन का किराया 15% बढ़ गया, तो 300 पे 15% बढ़ाया तो किराया कितना हो गया 345 रुपए। और कह रहे हैं बस का किराया 10% बढ़ गया, तो 500 पे 10% बढ़ा तो ये हो गया 550 रुपए। कह रहा है नया अनुपात क्या होगा, तो रेशियो बना लीजिए। ये आपका कट रहा है 3 5 से, तो 5 छक्का 30, और बचा आपका 5 छक्का 30 के बाद 5 नेम 45। इसको देखेंगे तो ये हो गया 110। क्या और किसी पहाड़े से कट रहा है, देखिए अगर किसी से कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए। तो इनका अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 69:110। तो आप आंसर मैच करिए कि आपका आंसर भी यही आ रहा है। अगर यही आंसर आ रहा है आपको तो बिल्कुल सही है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर इसको सही करिए कि फिर क्या आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं अगले पे 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आराम से बनाया जा सकता है। कह रहा है ये आपको -6/2 दे रखा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये -3 × 3 आ गया। -3 × 3 से ये आपका आ गया -9, तो 2 - 3 -1, तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये उधर जाएगा तो -2 -3 -5/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई दे रखा है ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा -1 होल 2/3 ये आपको -5/3 दिख रहा है। तो जो 7 नंबर का सही आंसर हुआ वो थर्ड ऑप्शन। बहुत आसानी से किया जा सकता है, छोटा सा दिमाग लगाइए, इस तरीके से करिए, बहुत प्यार से कर सकते हो बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर क्या दे रखा है वो देखिएगा।
आराम से पढ़ते चलिए और बनाते चलिए। कह रहा है एक कर्मचारी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है यदि पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिएगा जो जो देता जा रहा है उस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिए कि कर्मचारी 25 दिनों में काम पूरा करता है, पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो 4 ये है, तो जो पर्यवेक्षक होगा, जो इसका पर्यवेक्षक दे रखा है वो कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो कर्मचारी की क्षमता अगर 4 हुई तो पर्यवेक्षक की 5 हो जाएगी। ये एफिशिएंसीज के रेशियोज बन गए, ये आपको यहां से मिल गए। एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी एक साथ इसे कितने दिन में करेगा? तो कर्मचारी 25 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो पूरा काम जो हो गया वो 100 हो गया। एक दिन में 4 काम करता है और 25 दिन में ये पूरा काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया 25 चौको वो कितना हो गया? 100। और ये काम कराना किससे? एक पर्यवेक्षक से। तो 5, एक पर्यवेक्षक की क्षमता 5 हो गई, और 5 कर्मचारी से कराना, एक कर्मचारी की क्षमता है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 4 पंचे 20 और 5 25 से अगर ये 100 काम कराना है तो 25 चौको 100 दिन, 4 दिन में हो जाएगा 25 चौको 100। तो जिसका सही आंसर हो गया वो हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो बेटा हुआ सेकंड। देखिए बहुत आसानी से आराम से क्वेश्चन बनाते चलिए, बड़े प्यार से क्वेश्चन बनते हैं। बस केवल आप क्या लैंग्वेज को फॉलो करिए, जो जो कहता जा रहा है वो करते जाइए, एकदम लैंग्वेज के साथ चलते चले जाइए और अपने तरीकों पे बहुत काम करिए, मतलब काम करते जाइए। जितना काम करेंगे उतना फायदा मिलेगा। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा कि बहुत आसान। देखिए ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है आपको कि वह उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतया नापा जा सके। 4 मीटर 90 सेंटीमीटर को आप लिख लो 490 सेंटीमीटर, थोड़ी देर के लिए इसको लिख लीजिए 385 सेंटीमीटर। ये आप में लिखिए नहीं बट दिमाग में रखिएगा, ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है। और ये हो गया आपका 1295 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं आपको। कह रहे हैं इनको पूरा पूरा नापना है। अगर पूरा पूरा नापना है तो मैक्सिमम किस लंबाई? अब देखिए, अब आपसे ये अगर यहां से कह देता कि अधिक से अधिक, ये कह देता कि अधिकतम संभावित लंबाई के मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इतने मीटर और इतने मीटर की लंबाइयों को पूरा पूरा नापा जा सके, कि इनको पूरा पूरा नापा जा सके। तो यहां से जब आप देखेंगे तो आप इनका क्या करिए, अगर आप यहां से इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको दिक्कत होगी इस सवाल को करने में। तो इनका एलसीएम निकालिए। क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहां से आप देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिससे ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। एक्चुअल ये क्वेश्चन जो होगा वह उस अधिकतम संभव लंबाई के मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इनकी लंबाइयों को पूरा पूरा नापा जा सकता है। ये सवाल कुछ मिस्टेक दे रखी है। अधिकतम संभावित लंबाई बतानी है तो ये मीटर में नहीं, ऑप्शन या तो सेंटीमीटर में होगा। चलिए इसको क्या करिए, जैसे आपने इनका अंतर देखा तो ये आ गया 105 आ गया। इसका एचसीएफ निकालना है आपको, निकालना है एचसीएफ है 105, क्योंकि अधिकतम संभावित लंबाई का मान बताना है। तो ये जो ऑप्शन होंगे ये मीटर की जगह आपको सारे सेंटीमीटर में दिए जाएंगे। 105 दे रखा है तो 105 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा 3 और 35 में। देखिए 3 और 35 में 3 से तो कटना नहीं है कुछ, देखिए कुछ नहीं कट रहा। अब 35 आपका ऑप्शन में मिल रहा है तो 35 सेंटीमीटर वो आंसर होगा जिससे इन तीनों को पूरा पूरा नापा जा सकता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर नहीं होगा तो अगर मीटर में है तो सबके पहले ये पॉइंट लगा देगा कि 0.35 मीटर। तो ये इस सवाल का सही आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आपको ये 3 लंबाइयां दे रखी हैं, इनको पूरा पूरा नापने के लिए किस लंबाई का उपयोग किया जा सकता है वो पूछ रहा है, किस मैक्सिमम लेंथ को यूज कर सकते हैं इनको पूरा पूरा मापने में। तो आपका 35 सेंटीमीटर आंसर आएगा, या 0.35 मीटर भी कह सकते हैं। तो 9वें नंबर का जो सही आंसर हुआ वो 35 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक सौदे में प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। देखिए बहुत प्यारा सवाल, कह रहा है प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। तो अगर क्रय मूल्य के 70% के बराबर है तो अगर सीपी 100 है तो प्रतिशत लाभ कह रहा है क्रय मूल्य के 70% के बराबर है, तो यहां से जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 170 हो जाएगा। देखिए प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के 70%, यदि बाद में क्रय मूल्य 40% बढ़ जाता है तो क्रय मूल्य को 40% बढ़ा दीजिए, 140 कर दीजिए। और कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान रहता है तो दोनों प्रतिशत लाभों का अंतर, तो पहले का लाभ था 70,
अब नया लाभ अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो जो आपका निकल के आएगा वो 30 का लाभ हो रहा है 140 पे इंटू 100। तो जो नया लाभ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 150/7। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये जो लाभ निकल के आया, हल मत करिए, यहीं से घटा लीजिए कि 150/7, ये हो गया 7 सत्ते 49, 490, 490 माइनस 150/7। जैसे ही आपने इसको हल किया तो ये हो गया 340/7। 340 देखिए 50 से थोड़ा सा कम आ रहा है, 50 से कम आ रहा है। अगर हल करेंगे तो आप 50 से कम ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो यही आपका आंसर आ गया। मैं हल भी कर दे रहा हूँ। 7 चौको 28 बचा 6, 6 बचा 60 हो गया, 7 अट्ठे 56 बचा 4, 7 पना 35, 7 सत्ते 49। तो जो आंसर हो गया वो 48.57%। फिर से देखिएगा, आसान क्वेश्चन करने का तरीका समझिएगा। कह रहा है जो प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य के 70% के बराबर। तो सीपी है, सीपी 100 है तो 100 का 70% जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 170 हो गया। अब कह रहा है सीपी को 40% बढ़ा दे, तो 100 को 40% बढ़ा दिया, जो नया सीपी हो गया वो 140 हो गया। 140 की चीज 170 में बेचेंगे तो अब जो प्रॉफिट का परसेंट है वो 150/7 है, और पहले वाला 70 था। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। आपने आंसर निकाल लिया 48.57। तो 10वें नंबर का जो सही आंसर हुआ वो बेटा कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। बहुत आराम से समझिए, बहुत अच्छा सवाल। ये एक सेट है जिसमें पहले से थोड़े से बेहतर क्वेश्चन दे रखे हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के मूल्य पर 12% की शुरुआती छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 17% की छूट देता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 21,912 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य बताइएगा। देखिए, दो डिस्काउंट के बाद ये बता रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप ओवरऑल डिस्काउंट निकालिए, या मैंने मान लिया कि इसके एमआरपी पे 2 डिस्काउंट दिए गए, तो एमआरपी पे जो पहला डिस्काउंट था वो कितने का दे रहा है इसने, कि पहले 12% का डिस्काउंट। तो 12% का डिस्काउंट का मतलब ये हो गया, यहां से समझिएगा, 4 3 12 25। तो 12% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 22/25। और फिर दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है 17%। 17% डिस्काउंट का मतलब 83/100 ये। अब इसका वैल्यू आपको सवाल में पता है 21,912 रुपए। यहां से सॉल्व करके आप बहुत प्यार से निकाल सकते हैं कि अब यहां से काटिए इसको, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे तो ये 11 एकम 11 बचा 10, 11 नवैया 99 बचा 10, 101 हो गया। फिर से 11 नवैया 99, 11 दूनी 22। अभी 2 से काटेंगे इसको तो 2 से कट जाएगा कि 2 ने 18, हाथ से लगा 1, 2 ने 18 और 2 छंग 12, ये कट गया आपका। अब ये कट जाएगा आपका 12 बार में। जैसे ही आप काटेंगे कि 12 3 36, 12 8 96, 3 99। तो जो एमआरपी आप यहां से निकालेंगे वो हो जाएगा 25 इंटू 12 इंटू 100। तो 25 इंटू 12 इंटू 100 से जो एमआरपी बनाया वो आपका बन गया 30,000। कितना बन गया, 30,000। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया फोर्थ ऑप्शन। ये इस सवाल का सही आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आप ये नहीं करना चाहते तो एक तरीका ये देख लीजिएगा। 12% और 17% का जो आप सक्सेसिव डिस्काउंट देखेंगे वो कितना देखेंगे, यहां से देखिएगा। 12% और 17% के सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको सवाल को करने का, कि 12% और 17 को जोड़ा तो 12 17 हो गया 29। 29 में से आप घटा लीजिए, जैसे आप 12 सत्ते 84 माइनस करना पड़ेगा, तो 12 सत्ते 84, यहाँ से लगा 8, 12 एकम 12 8 20। तो 2.04% क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26.96%। ध्यान से समझिएगा, सॉरी 26, ठीक है, एक मिनट, इसको लिखिए 26.96%। ये था आ गया इतने का डिस्काउंट। तो 26.96% का जब डिस्काउंट हुआ तो आप सेलिंग प्राइस यहां से देखेंगे, 100 में से 26.96% घटाएंगे तो 100 में से अगर आप 26 घटाएंगे तो 74 बचता है, तो 74.04। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 27 घटाएंगे तो 73, 27 घटाएंगे तो बचेगा आपका 73, 73 के 83, 83.04। ये हो गया डिस्काउंट के बाद का रेट। और इसकी वैल्यू पता है 21,912। 21,912 दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। तो एक ये तरीका और है, अगर आप चाहें तो ये और देख सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि इसके अलावा एक तरीका ये, आपने यहाँ से इसका और इसका नेट चेंज बनाया तो वो बना 26.96%। तो अगर 100 पे 26.96% का डिस्काउंट कर देंगे तो जो उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो बन जाएगा, सॉरी ये 73 आएगा, इसको 73 कर लीजिएगा। 73 73.04। तो ये चला जाएगा 3 बार में।
है ना। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक आप नेट चेंज से बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल किस में है वो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है एक ऑटोमोबाइल ऋणदाता साधारण ब्याज पर ऋण देने का दावा करता है, किंतु किंतु वह प्रत्येक 6 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ लेता है। यदि ब्याज 14% का ब्याज देता है तो प्रभावी ब्याज दर, ऐसे केसेस में जब प्रभावी ब्याज दर दी जाए और 6 माही की बात करें तो आप ऐसे केसेस में ये तरीका लगाया करिए, बहुत बढ़िया तरीका होता है। ये 14% वार्षिक दे रखी है, 14% जो दे रखी है, 14% ये दे रखी है आपको वार्षिक। अब 6 माही की बात कर रहा है तो आप क्या करिए, पहले 7% और फिर से 7%, 6 बार में, तो 2 सक्सेसिव निकाल लीजिए, 7 7 14 और 7 7 49। तो जो प्रभावी दर लगेगी वो कितनी लगेगी, 14.49। आप ये कह सकते हैं 7% और 7% की 2 वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धि के बराबर है, तभी तो 7 साल में आएगी। पहले 6 महीने का ब्याज, फिर दूसरे 6 महीने के बाद, और पहले वाले 6 महीने पे 6 महीने का और ब्याज, तो 7% ये, 7% ये, 14% ये हो गया, और इस 7 पे 7% का ब्याज, तो 49.49% ये। तो जो टोटल साल भर की प्रभावी ब्याज दर आई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, तो वो आई 14.49%। तो 12 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो चौथा ऑप्शन। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, कह रहा है किसी गोले का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। किसी को फॉर्मूला पता है उसका क्वेश्चन कभी नहीं, फॉर्मूला और सॉल्यूशन आता है तो उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो ये होता है 4πr²। 4πr², 4 पाई आपका हो गया 22/7 दे रखा है पाई का वैल्यू। रेडियस आपको पता है, व्यास पता है 56, मतलब 2r पता है 56, तो रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा 28। उठा के रख दीजिए रेडियस 28, यहां से 28 इंटू 28, तो यहां से जैसे ही आपने काटा तो एक बार में तो 7 से खत्म हो गया, 7 चौको 28, सॉरी हाँ 7 चौको 28। अब ये हो रहा है 4 चौको 16 और 22 अट्ठे 176, हाथ से लग गया आपका 6, जिसका यूनिट, अच्छा सबका यूनिट डिजिट 6 दे रखा है। आप चाहो तो इसको आप उससे कर सकते हैं, डिजिटल सम से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16 और यहाँ से देख लिया 22 अट्ठे 176 बचा 17, 22 दूनी 44 और 17 जो हो गया वो हो गया 616। 16 छक्का 96, यहाँ से लगा 9, 16 एकम 16, 9 25, यहाँ से लगा 2, 16 छक्का 96, 2 98, तो 9856 इस सवाल का सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको पूरा नहीं करना था तो आप यहाँ से डिजिटल सम से देख सकते थे कि इनका 4 हुआ, इनका 4 हुआ, 4 चौको 16, यहाँ से 7 हो गया, 7 चौको 28, 28 वहां से 28 से हो गया आपका 1 और 8 8 8 2 10, 1 जिसका डिजिटल सम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे कि इसका जो डिजिटल सम देखेंगे 9 8 17, 17 5 22 और 22 6 28, तो इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। इसका 9 8 17 6 23 5 हुआ, इसका देखेंगे तो 9 खत्म, 5 5 10 6 16 7 हुआ, ये भी नहीं हो सकता। इसका देखेंगे 9 खत्म, 7 5 12 6 18 0 हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। सिर्फ एक ही है जिसका 1 हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। डिजिटल सम से देख सकते थे, नहीं तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अभी आप लोगों को जिनको डिजिटल सम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक क्लास ले लूंगा डिजिटल सम की, जिसमें डिजिटल सम के बारे में आपको बता देंगे। तो डिजिटल सम से कई बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, देखिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। आपसे ये पूछा जा रहा है उनका HCF 14 दे रखा है तो एलसीएम बताना है। जो इनका अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:9, 5:9। तो अगर इनका HCF देखेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी 14। अगर आप इनका एलसीएम देखने जाएंगे तो 45 यूनिट की वैल्यू देखनी है, तो 14 पंचे 70, 7 14 चौको 56, 7 63, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 630, थर्ड ऑप्शन। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो थर्ड ऑप्शन। बहुत आसान, बहुत प्यारा और बहुत आसान सवाल है ना। आराम आराम से करते जाइए, बहुत सरल सरल क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन, देखिएगा कैसे होगा ये बढ़िया क्वेश्चन। पूरे वैल्यूज को अच्छे से समझ के करेंगे तो आराम से बनेगा। आपको क्या क्या दे रखा है, बॉड मास यूज करना है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं लिखे दे रहा हूं, ये बन रहा है 10/9 इंटू 20 एकम 20 एक 21/20, और इधर ये डिवाइड लगा है तो इंटू 38/21 हो जाएगा, -1/3। ये हुआ इस ब्रैकेट का हालचाल।
अगले ब्रैकेट में चलेंगे, बाहर लगाए इंटू 3/8, और अगले ब्रैकेट में जैसे ही आप जाएंगे तो ये सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो 3×5 = 15, 15/36 हो जाएगा, या इससे इसको काट लीजिए, ये 3, 5/12, तो 2/3 इंटू 12/5, ये यहाँ से ये बनेगा, और ये बाहर डिवाइड लगा है तो इंटू करके लिख लीजिए कि ये 5/16 हो जाएगा। 5×15 एक 16/5 होगा, तो 5/16 प्लस 7/6, इतना सब दे रखा है। अब सबसे पहले काटने पीटने का काम करिए। 21 से 21 खत्म हो रहा है, ये आपका 21 से 21 खत्म हो रहा है, और जो कुछ कट रहा तो काटिए। 10 से ये 2 बार में खत्म, 2 से ये 19 बार में खत्म, ये बचा 19/9, 19/9 से आप एलसीएम लेंगे तो 9×3 = 27, सॉरी, तो जैसे लिया आपने तो 3, ये 16 बटे कितना हो गया, 16/9, ये क्योंकि बनेगा 3/9, और 19/9 में 3/9 घटाएंगे तो 16/9, बाहर 3/8 चल रहा था साथ में, तो 8 दूनी 16, 3 3 9, तो फाइनली ये बना 2/3 माइनस, यहाँ से देखेंगे ये 5 से 5 खत्म, और काटेंगे आप तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, और 4 3 12, 3 से 3 खत्म, तो ये बचा माइनस का 1/2, ये 2/3 माइनस का 1/2 और प्लस का 7/6। अब सिर्फ इसको हल करना है, यही आपका आंसर डिसाइड करेगा क्या होगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे या बराबर कर लीजिए बेस, तो ऊपर 2 का गुणा और नीचे 2 का गुणा, यहाँ से 6 6 बन गया, ऊपर 3 का गुणा और नीचे 3 का गुणा, यहाँ से 6 6 बन गया, तो 7 4 11, 11 में 3 घटाया 8, 8/6, 8/6 को अगर आप हल करेंगे 8/6, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 4/3, 4/3 का मतलब 1 होल 1/3, तो जो इसका सही आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन। तो इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन। आराम से करिए, रूल्स फॉलो करिए, आराम से सिंगल सिंगल स्टेप करते चले जाइए, 20-25 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, आप अगर आराम से करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आराम से करने वाला एक क्वेश्चन है। चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या दे रखा है वो पढ़िए। कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की क्षमताओं का अनुपात 5:9 है। मिलकर काम करने पर वे कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि x अकेले उसी काम का 66 सही 2/3% भाग कितने दिन में करेगा। देखिए बड़ा प्यारा सवाल दे रखा है, एकदम इजी क्वेश्चन। कह रहा है x और y की जो एफिशिएंसीज हैं वो जो दे रखी हैं एफिशिएंसीज, वो हैं किस रेशियो में, 5:9। तो यहां से x और y की टोटल एफिशिएंसी हो गई 14। ये दोनों मिलके एक दिन में 14 भाग काम करते हैं, तो 15 दिन में पूरा काम करते हैं। ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क का, ये 210 आ गया टोटल वर्क, इस टोटल वर्क का 66 सही 2/3% भाग, मतलब 2/3 भाग, 2/3 को काटेंगे तो 70 दूना 140 भाग। ये जो 140 भाग करवाना है वो हमें ए से करवाना है, और ए की एफिशिएंसी है 5, तो ये कितने दिन में करेगा, 28 दिन में। तो इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो कितने दिन आया, 28 दिन, सेकंड ऑप्शन। देखिए कितना सरल सवाल दे रखा था, वैल्यूज से थोड़ा सा मतलब था, बाकी पूरा खेल लैंग्वेज का था। अगर आप लैंग्वेज सही से पकड़ पाएंगे तो इस सवाल में भी कुछ है नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि आप कंटिन्यूअस काम करिए, मतलब अभी जितना भी दिन बचा है उसमें ये सेट पेपर जो मैं करवा रहा हूँ वो एक एक सवाल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप एंड पे चल रहे हो, और अगर आपने अभी मेहनत नहीं की ना तो आपकी पूरी मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी। इस वजह से पूरी जान लगा दीजिए अभी जितने भी दिन बचे हुए उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 पे आइए क्या कह रहा है। कह रहा है व्यंजक के 20% ऑफ 80%। देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसको बढ़िया तरीके से लिख के दिया है इन्होंने कि 20% ऑफ 80, 20% ऑफ 80 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2x इसकस टू कितना हो गया, 45% ऑफ 30। अगर आप 45% ऑफ 30 निकालेंगे या 45 ऑफ 30% निकाल लेंगे तो बात सेम ही है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कर लीजिए हल कर लीजिए, 45 इंटू 30/100, ये प्लस 20% ऑफ 80, तो 20% का मतलब 1/5, ये हो गया 17। आप 20% का देखेंगे तो मतलब 1/5, 1/5 करेंगे 85 का तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही आपने हल किया तो ये हो गया आपका 0 से 0 खत्म। आपने काटा 5 में 45 और 5 दूनी 10, 27/2, ये 13.5 हो गया, 13.5 और ये 17। यहाँ से 2x है, इसको उधर भेज दीजिए 16 को, तो -16 हो गया। ये आप देखेंगे तो ये 14.5 हो गया। तो x का वैल्यू जब आप देखेंगे तो 14.5/2, ये हो जाएगा 7.25, या इसको 7 सहित 1/4 भी कह सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7.25
7.25 या 7 सही 1/4। तो इसका जो सही आंसर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है आपको सेकंड ऑप्शन। फिर से देखिएगा क्या करना है, 80% ऑफ 20% ऑफ 80 देखेंगे तो ये 16 मिल गया, प्लस 2x है तो 2x लिख लिया। आप 45 ऑफ 30% लिखेंगे तो सबको पता है ये 13.5 आएगा, तो इसको 13.5 लिख लिया। 20% ऑफ 85 देखा तो ये 17 हो गया, इधर का 16 जाके उधर घटा दिया, पूरा हल किया तो x का वैल्यू आया 7.25। और 7.25 को जो आप लिख सकते हैं तो 7 से 1/4 भी लिख सकते हैं। तो 17 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो हुआ बेटा सेकंड ऑप्शन। चलते हैं 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए बी से 48% कम है और सी ए और बी के योग से 20% अधिक है। देखिए आराम से बनाइए इसको, पढ़ के जो भी कह रहा है उसको फॉलो करिए। कह रहा है ए बी से 48% कम है, ए बी से 48% कम है, तो ए बी से 48% कम है, तो ये रेशियो भी बना सकते हैं बट अभी हम इससे बना रहे हैं, ए बी से 48% कम है। कह रहा है सी ए और बी के योग से 20% अधिक है, सी जो है वो ए और बी के योग से 20% अधिक है, तो 152 हुआ इसका योग से 20% अधिक है, तो इंटू 6/5 कर दीजिए। ये आपके बात कर रहा है, तो बी सी से कितने परसेंट अधिक, यहां से हल कर लीजिए। तो बी सी से कितने परसेंट, बी सी से कितने प्रतिशत कम है, चलिए देख लेते हैं। यहां से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का ऊपर नीचे, तो 12 दूनी 24, हासिल लगा 2, 12 पंचे 60, 2 62, हासिल लगा 6, 12 कम 12 6 18, ये आ गया 182.4। तो अगर आप देखेंगे कि बी सी से कितना कम है तो 82.4 कम है, ये 182.4 से, बी सी से कितना कम है ये पूछ रहा है, इंटू कितना करेंगे 100। कह रहा है बी सी से कितने प्रतिशत कम है। अब अगर आप इसको हल करने जाएंगे तो सबसे पहले दशमलव से दशमलव खत्म, आप देखेंगे ये कितना बन रहा है लगभग, अगर आप काटने जाएंगे तो 4 से कट रहा है क्योंकि पूरा काट नहीं पाएंगे, 20 चौको 80 और 4 छंग 24, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 16 नहीं, 4 चौको 16 है ना, ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16, 1824 है ये, 4 चौको 16 बच्चा 2, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, ये हो गया 456। और काटेंगे टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये कितना हो गया 20,600 ये, और 456 है ये, तो ये जब आप भाग देंगे तो 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 4 छंग 24 से लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22, आप कहाँ से लगा 2, 4 चौको 16, 2 18, तो 10 में 4 गया 6, यहाँ पे बचा 5, 5 में 2 गया 3, और 10 में 8 गया 2, तो ये 0 उतार लिया, तो अब ये जाएगा आपका लगभग 5 बार जाएगा, तो आपका जो आंसर सही हो गया वो फर्स्ट ऑप्शन 45.2%। तो ये देख लीजिएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से करिए सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप रेशियो से करेंगे तो भी कैलकुलेशन इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है, फिर वो यहाँ पे आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप इससे कर लीजिए, ये आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा जितना तेज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए अपने प्रतिशत लाभ की गणना किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है। बहुत अच्छा सवाल है ना, अपने लाभ की गणना किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि बी अपने लाभ की गणना उसी वस्तु के क्रय मूल्य पर करता है। यदि दोनों के लिए विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों 40% का। देखिए जब ए अपने लाभ को देखता है तो सेलिंग प्राइस पे देखता है और 40% का लाभ होता है। अगर इसको 40% का लाभ होता है 2/5 और सेलिंग प्राइस पे होता है, तो सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो कॉस्ट प्राइस का 3 रहा होगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट की गणना कर रहा है ये सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, तो ये पहला केस हो गया। और बी इस पे जो लाभ की गणना करता है वो क्रय मूल्य पे करता है, तो ये 5 से 7, ये दूसरा केस बन गया। दोनों जगह सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए क्या करें, ऊपर वाले में हम 7 का गुणा करे दे रहे हैं और नीचे वाले में 5 का गुणा करे दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस हो गए बराबर ये। अब ऐसे केसेस में जब आप देखेंगे यदि उनके लाभों का अंतर 120 रुपए, ये 7 21 और 7 पना 35, यहां से लाभ हो रहा है 14 का, और ये 5 25 और 7 पना 35, यहां से अंतर हो रहा है 10 का, 14 और 10 का अंतर 4 यूनिट का वैल्यू पता है 120 रुपए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 30। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो 35 की वैल्यू बतानी है, 35 से 105, तो जिसका आंसर आ गया वो 1050 हो गया, सेकंड ऑप्शन। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, थोड़ा सा अगर दिमाग आपने ऊपर नीचे किया तो ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा आपसे। देखिए क्या कह रहा है, ए अपने प्रतिशत लाभ की गणना किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है। अगर ये सेलिंग प्राइस पे लाभ की गणना करता है तो जो पहला केस बना
जहां पे सेलिंग प्राइस पे गणना कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस 5 का तो 2 पे प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस 3 रहा होगा। और जब सेकंड केस बना तो वो आपका कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस पे 20% का फायदा होगा, 40% का फायदा होगा, तो वो 5 से 7 हो जाएगा। यहां से क्या किया, सेलिंग प्राइस इक्वल कह रहा था तो हमने क्या कर लिया, यहां से सेलिंग प्राइस जो थे उनको इक्वल कर लिया इन दोनों केसेस से। देखिए ये भी 35, ये भी 35, यहां से कॉस्ट प्राइस 21 था, यहां पे 25 था। ऊपर वाले में प्रॉफिट 14 का हो रहा है और नीचे वाले में प्रॉफिट 10 का हो रहा है, तो प्रॉफिट का जो अंतर है वो 4 है। और उस 4 यूनिट का वैल्यू आपको पता है 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 30 और 35 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1050, जो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा सवाल, दिमाग नहीं लगाएंगे ये नहीं बनेगा आपसे। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर और एक अच्छा सवाल कह रहा है रमेश और उसकी पत्नी की आयु 40 वर्ष और 36 वर्ष है। कह रहा है उनके 2 बेटे और 2 बेटियों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है। आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है यदि उनकी पत्नी और, तो उन दोनों की एज का टोटल पता है आपको 76 साल हो गया, प्लस उसके बेटे और 2 बेटियों, मतलब 3 लोगों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो उनका टोटल हो जाएगा 39। अब लोग हो गए 5, इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15, हंसी लगा 1 7 3 1 10 11, 5 से डिवाइड करेंगे तो जो उनका एवरेज एज आ गया वो आ गया 23 वर्ष। ये इसका पहला ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा। कह रहा है रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 और 36 है, तो अगर उनकी 40 36 है तो उन दोनों की हस्बैंड वाइफ की एज हो गई 76। उनके बेटे और 2 बेटियों की, एक बेटा और 2 बेटी, तो लोग हो गए 3, उनका औसत आयु 13 वर्ष है। अगर एवरेज 13 है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा बेटा 39। ये हो गए हस्बैंड वाइफ की और ये बच्चों की, तो पांचों की टोटल 115 हो गई, 5 पे तो एवरेज एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 23। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। 21 देखिए, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। यह सामने से आने वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही रेलगाड़ी को 19 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी बी की चाल बतानी, लंबाई बतानी है, सॉरी, रेलगाड़ी बी की लंबाई पहले देख लेते हैं आराम से। पहले रेलगाड़ी ए की लंबाई निकाल लेते हैं हम। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 सेकंड में, 60 इंटू 5/18, इतनी देर में इसने 15 सेकंड में पार किया है। और खंबे को जब कोई ट्रेन पार कर रही है तो उसने खुद की लंबाई चली होगी, तो यहां से जैसे ही आप देखेंगे 6 3 18, ये 10, 3 से काट लिया 5, 5 25, 25 दाम 250 मीटर की वो पहली वाली रेलगाड़ी है जो रेलगाड़ी ए की लंबाई है। ए की लंबाई आ गई 250 मीटर। ये एक केस क्लियर हुआ। अब कह रहा है ये सामने से आने वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये जा रही है 60 से, और सामने से रेलगाड़ी आ रही है 48 से। ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और सामने से जो रेलगाड़ी आ रही है वो आ रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटे, और वो 19 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो इंटू 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, और इंटू करना पड़ेगा 19। तो 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 और 19 से 57। तो टोटल जो इन्होंने लेंथ चली वो चली 507। इस 507 में 250 मीटर तो एक ट्रेन की लंबाई है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 320 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हो गया, 320 मीटर। बहुत बढ़िया सवाल, एक ट्रेन का नॉर्मल सा क्वेश्चन, अगर किसी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने क्या किया, पहले ट्रेन ए की लंबाई निकाल ली 250, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ के आएगी, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, और उस 108 में ये 19 सेकंड में 570 मीटर की होगी। उस 570 में 250 अगर हम ट्रेन ए की लंबाई निकाल देंगे तो जो 320 बची वो ट्रेन बी की लंबाई हो गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक और बहुत प्यारा सवाल आपसे, यहां पे इसने ये दे दिया कि एमआरपी पता है और सेलिंग प्राइस पता है, और उसके 2 डिस्काउंट पता है, तीसरे डिस्काउंट निकालना है। एमआरपी पता है 850। देखिए ऐसे सवालों को करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब आपको डिस्काउंट पहले पता है 20%। 20% के डिस्काउंट का मतलब हुआ 5 से 4। बस केवल आपको सोल्यूशन आता होना चाहिए। और एक दे रखा है 15% का डिस्काउंट। 15% के डिस्काउंट का मतलब 20 से 17। जिसने किसी को इस रेशियो को सॉल्व करके
अगर आपने वैल्यू निकाली तो जो आपका आंसर आएगा वो x का वैल्यू आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बट काम करिए अच्छे से। 0 से 0 खत्म। सबसे पहले इसको काट लीजिए। अभी यहाँ से जो कट रहा है उसको काटिए। 17 से काटने जाएंगे तो 17 3 51, बचा आपका 1, 17 एकम 17, फिर बचा 1, 17 एकम 17, और फिर से शायद 1 बचा तो 17 एकम 17, 31.11। अभी आपने देखा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 2 से 2 खत्म। अब आप इसका इधर गुणा करेंगे तो 85 का जैसे ही डबल किया तो 170। ये देखेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15। तो देखेंगे यहाँ से जो डिस्काउंट देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि डिस्काउंट हो रहा है 4.45 रुपए का। 170 पे इंटू कितना कर दीजिए 100, क्योंकि आपको निकालना है यहाँ से कि कितने का डिस्काउंट। तो 0 से 0 काट दीजिए, ये आ गया 44.5 बटे 17। 17 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या, यहाँ से 4.45 0 खत्म, 44.5। एक बार फिर से इसको काट के देखिए जरा। एक डिस्काउंट है 20% का, 528 रुपये, ठीक है। जैसे ही आपने गुणा किया तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 17, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15, सॉरी यहाँ पे 165 की जगह 155 होगा। तो कितना हो जाएगा 155। तो जो यहाँ से आप डिस्काउंट देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, डिस्काउंट आएगा 15.45, सॉरी 45 पैसे जोड़ेंगे तो 156, 14.45 बटे 170 इंटू 100। तो जैसे ही आपने 100 से देखा तो 2 जीरो से इसको काट दीजिए। अब जैसे ही आपने इसको 17 से काटा तो ये 10 बार में जाएगा, ये हो गया 17 8 136 बचा 8, 17 25 85। तो जो इसका डिस्काउंट का परसेंटेज आ गया वो 8.5%, ये सेकंड ऑप्शन। देखिए कुछ नहीं करना है, जो अभी तक आप कर रहे थे सेम चीज फॉलो करिए। 850 रुपये आपको MRP पता था और सेलिंग प्राइस पता था 528 रुपये 87 पैसे। पहले डिस्काउंट का परसेंट 20% है तो उसको 5 से 7 कर दिया। दूसरे डिस्काउंट का परसेंट 15% है तो उसको 20 से 17 कर दिया। ओवरऑल हल करके जो देखा फाइनली जो डिस्काउंट का परसेंटेज आया वो 8.5% आ गया, सेकंड ऑप्शन। तो 22 नंबर का जो सही आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन। प्यारा सवाल है, अच्छे से करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर निकल आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली। यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 रुपए कम है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़े से भी टेक्निकली अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल अच्छे हैं, तो इस सवाल में भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 100 रुपये मान लीजिए उसने उधार लिया, अगर 5% की दर से 6 साल के लिए उधार लिया है तो 30 रुपये इसको ब्याज मिल गया। देखिए ब्याज और मूलधन का जो अंतर है 70, इसका वैल्यू आपको पता है 5600 रुपये। 5600 रुपये पता है तो एक की वैल्यू 80 रुपये हो गई। कितनी हो गई 80। तो 100 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो गई 8000। फिर से समझिएगा कि कितने आसानी से आप दिमाग चला के क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 5% साधारण ब्याज पर उधार ली और 6 वर्षों के बाद ब्याज की उधार ली गई धनराशि से 5600 रुपये कम है, मतलब ब्याज की धनराशि उधार वाले से 5600 कम है। तो उधार लिया था इसने 100 रुपये और ब्याज की धनराशि हो गई 30, ये उधार ली गई धनराशि से 70 रुपये कम है। इस 70 का वैल्यू 5600 पता है, एक यूनिट का वैल्यू 80, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है और कितनी आसानी से किया जा सकता है 100 मान के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 दर्जन केलों का मूल्य 240 रुपए और 18 नींबू का मूल्य। देखिए कितना आसान सवाल, फिर से एक और बहुत आसान। शुरुआत में इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे थे इस सेट में, बाद में तो यही बात है कि अगर आपको स्किप नहीं आना और शुरुआत में आप क्वेश्चंस में फंस गए तो लास्ट के जो सरल क्वेश्चंस है इसमें आप टाइम नहीं दे पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी समझ रहे हैं इन लोगों की, तो इस वजह से अगर अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो उसको स्किप करिए, आगे के क्वेश्चन बनाइए, उन क्वेश्चंस पे वापस जाके चेक करिए जब आपके पास लास्ट में टाइम बचे। कह रहा है 2 दर्जन केलों का मूल्य 240 रुपए, तो 2 दर्जन मतलब 24 केलों का मूल्य 240 रुपए, तो एक केला हो गया 10 रुपए का। 18 नींबू का मूल्य 90 रुपए, अगर 18 नींबू का 90 रुपए तो एक नींबू का मूल्य कितना हो गया 5 रुपए। तो एक नींबू और एक केले का मूल्य देखना है तो 2:1 नहीं होगा, क्या होगा 1:, क्योंकि ये केले का रेट है और ये नींबू का। इन्होंने पूछा जो रेट है वो पूछा है नींबू और एक केले का, तो जो आंसर होगा वो 1:2। देखिए 2:1 भी ऑप्शन में है, अगर आपने जरा सी गलती की तो आप आंसर 2:1 भी लगा सकते हैं। तो ध्यान से लैंग्वेज पर बहुत अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहे हैं? कह रहा है एक नाव 4 घंटे में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर। देखिए ये एक बहुत प्यारा सवाल दिया इन लोगों ने कि इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा कि 4 घंटे में 10 किलोमीटर धारा के दिशा में, 4 घंटे में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर तो 10/x-y, और 12 किलोमीटर धारा की दिशा में। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम लिख सकते हैं, यहाँ पे x+y, यहाँ पे 4 घंटे लगा है, ये टाइम यहाँ पे लग गया। तो कह रहा है कि अब 2 सही 3/4, तो 4 दूनी 8 3 11/4 घंटे में इसने ट्रेवल किया है कितना किलोमीटर? 7.5 किलोमीटर धारा के विपरीत, 7.5 ये धारा के विपरीत x-4 और प्लस, और धारा की दिशा में इसने ट्रेवल किया है आपका 7 किलोमीटर धारा की दिशा में। देखिए ऐसे सवालों को करने का भी, क्योंकि अगर आप यहाँ से कॉमन देखने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगाएंगे, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछ रहे, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब x-y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इसमें 3 का गुणा कर लें, देखते जाइएगा, इसमें 3 का गुणा कर लिया और इसमें 4 का गुणा कर लिया, थोड़ी देर के लिए समझते जाइएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन भी नहीं होगा, आप दिमाग अगर लगाएंगे। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये 30 और ये 7.5 का 4 गुना, ये भी 30। जैसे ही आप घटा रहे हैं तो इसको इधर घटा रहे हैं तो ये से ये आपका खत्म हो रहा है। तो 36 में 28 घटाया तो ये बचा 8/x+y, इसका वैल्यू जो बचा वो बचा आपका 1, क्योंकि 4 से 4 खत्म, 12 में से 11 घटाया 1, तो धारा की दिशा में जो चाल आ गई वो आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की दिशा में जब आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल पता है तो यहाँ से 12/8, यहाँ पे इसने लिया 1.5 आवर, 1.5 आवर लिया यहाँ पे 4 घंटे में से, तो 10 किलोमीटर 2.5 घंटे में अगर ये जा रहा है तो जो इसकी चाल रही धारा के विपरीत दिशा में वो कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल पूछ रहा था वो कितनी आ गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बहुत प्यारा सवाल है। एक आखिरी सवाल भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, किया कैसे? एकदम बेसिक से। अगर एकदम बेसिक से नहीं करेंगे तो ये सवाल करना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आप कॉमन देखेंगे और कॉमन देख के करेंगे तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा होगा। इस वजह से कोशिश करिए कि आप इसको इसी तरीके से करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर आया वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर कोई दिक्कत है तो इसको रिपीट करके एक बार समझे कि आपने क्या किया। एक तरीके से कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो इक्वेशन सॉल्व किए हैं बनाने के बाद, और आराम से सॉल्व करके हमने x-y का वैल्यू देखा जो कि आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। आप यहाँ पे चाहें तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम भी चाल रख सकते हैं। तो ये रहे थे आज के 25 क्वेश्चन, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि कंटिन्यूअस आप कोशिश करते रहिए। आज के वीडियो में मैंने जो आपकी टैगलाइन डाली थी वो भी यही डाली थी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कंटिन्यूअस काम करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। थैंक यू वेरी मच।